वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग को शुरू हुए कल यानी 24 फरवरी को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस जंग के नतीजे में यूक्रेन के हज़ारों शहरी हलाक और लाखों दरबदर हो चुके हैं। हंसते बोलते शहर खंडर बन चुके हैं, स्कूलों की इमारतें वीरान हो चुकी हैं और 2 साल से जारी इस जंग जिसने यूक्रेन के हालात बदल दिए हैं, इसके निशान हर तरफ नज़र आते हैं। इस जंग में यूक्रेन ने अपने फ़ौजियों की हलाकतों की तादाद को राज में रखा है, मगर एक अंदाज़े के मुताबिक इसके दसियों हज़ारों फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि इससे ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं। दूसरी तरफ रूस के भी हज़ारों फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन की जंग और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मज़ीद ख़बरें और अहम डेवलपमेंट्स पर ख़बरें और तज्ज़िये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग में लाखों अफराद बेघर और बेशुमार शहर और कस्बे मलबे का ढेर बन गए हैं। इस जंग के बारे में माहिरीन ने पेशगोई की थी कि ये चंद माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये जंग कैसे शुरू हुई और कहां पहुंची, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने दूसरी जंग अजीम के बाद किसी यूरोपीय रियासत पर किए गए सबसे बड़े हमले में 3 महाजों से यूक्रेन पर हमला किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की फौजी ताकत ख़त्म करने और उसे बकौल उनके नाज़ियों से पाक करने के खुसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डॉनबास ने रूस से मदद की दरख्वास्त की। मैंने एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन करने का फैसला किया। जवाब में यूक्रेन के सदर ने अपने हर शहरी को तैयार रहने को कहा। हम पहले ही हथियार तकसीम कर रहे हैं और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। यूक्रेन का मुस्तकबिल हर शहरी पर मुनस्सर है। सदर जो बाइडेन ने 24 फरवरी 2022 को मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पाबंदियां लगाई, जिनका मकसद रूस की ज्यादातर आलमी करेंसियों में कारोबार करने की सलाहियत को रोकना और साथ ही बैंकों और सरकारी इदारों के खिलाफ भी पाबंदियां लगाई। रूसी फौज ने बगैर किसी इश्तियाल के, बगैर किसी जवाज के, बगैर जरूरत के यूक्रेन के अवाम पर वहशियाना हमला शुरू किया है। ये सोचा समझा हमला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 30 सितंबर 2022 को क्रेमलिन में एक नशरियाती तकरीब में यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करने के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या ICC ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया, जिसमें मॉस्को की जानिब से यूक्रेनी बच्चों की जबरदस्ती मुल्क बदरी को जंगी जुर्म करार दिया गया, जिस पर क्रेमलिन ने गम और गुस्से का इजहार किया। क्रेमलिन ने फौरी तौर पर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और रूसी वजीर खारजा ने कहा कि ICC के फैसले हमारे मुल्क के लिए और कानूनी नुक्ते नज़र से भी कोई अहमियत नहीं रखते। 7 जुलाई को अमेरिका ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बम्स पर मुश्तमिल गोला बारूद भेजेगा। इस नौइयत के गोले बारूद पर 100 से ज्यादा ममालिक की तरफ से पाबंदी है। इस असलहे की फराहमी $80 करोड़ के सिक्योरिटी पैकेज में शामिल थी। यूक्रेन ने कहा कि इस इकदाम से रूसी फौज पर गैर मामूली नफसियाती असर पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में कि वो क्लस्टर गोला बारूद क्यों फराहम कर रहे हैं, सदर बाइडेन ने सहाफियों को बताया कि उसकी वजह यह है कि यूक्रेन के पास गोला बारूद खत्म हो रहा था। रूस की तरफ से फौजी कार्रवाई के खात्मे के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब यूक्रेन पर सफारती दबाव बढ़ सकता है कि वो रूस के साथ लड़ाई ख़त्म करने के लिए सफारती रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि इस जंग को 2 साल गुजर चुके हैं। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस जंग के और बेतहाशा हक़ाइक़ हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं, और अगर आप इसकी तफसीलात पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर जा सकते हैं। यूक्रेन में जारी जंग की वजह से वहाँ बच्चों की ज़िंदगियों में अब कुछ नई चीज़ें शामिल हो गई हैं, जैसे किंडरगार्टनर्स सेंटर्स और स्कूलों में बमबारी से बचने के लिए बनाई गई पनाहगाहें, बारूदी सुरंगों से बचने के बारे में निसाब में शामिल किए गए नए सबक और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत। आइए देखते हैं कि जंग किस तरह से मुल्क के सबसे कम उम्र शहरियों को मुतासिर कर रही है। यूक्रेन के कम उम्र तरीन तुलबा के लिए जिंदगी के कुछ नए असबाक। देखिए, यहाँ एक खाली घर है और ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ कोई दस्ती बम हो।
इरपिन शहर के इन तलबा की उम्रें महज 3 या 4 साल हैं और हर हफ्ते उनकी सेफ्टी से मुतालिक खुसूसी क्लासेस होती हैं। मैं बच्चों को समझाती हूँ कि अगर वो जमीन पर कोई चीज पड़ी हुई देखें तो उसे किसी भी हालत में नहीं उठाना, चाहे वो खिलौना हो या टॉफी, क्योंकि वो बारूदी चीज हो सकती है। यूक्रेन पर हमले के फौरी बाद रूसी फौज ने मार्च 2022 के अवाइल में इरपिन पर कब्जा कर लिया था। शहर से निकलते वक्त उन्होंने यहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई। हर रोज जंग के खतरात का सामना करने वाले हर उम्र के यूक्रेनी तलबा को इन खतरात के बारे में सबक दिए जाते हैं। सच बताऊं तो बच्चों को इस बारे में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा जरूर करना चाहिए। हमारे पास बारूदी सुरंगों, दस्ती बमों और धमाकों के बारे में मुख्तलिफ गेम्स, किताबें और पहेलियाँ हैं। बच्चों का आलमी इदारा यूनिसेफ यूक्रेन भर के प्री स्कूल और किंडर गार्डन्स को बच्चों के लिए हिफाजत से मुतालिक तालीमी मवाद फराहम करता है। वो यूक्रेन के माहौल के मुताबिक बच्चों को ये दिखाते हैं कि ऐसी अशिया कहाँ हो सकती हैं और उन्हें क्या करने की जरूरत है। अगर उन्हें कोई धमाका खेज अशिया मिलती हैं तो किन फोन नंबर्स पर उन्हें कॉल करना चाहिए। इस वक्त यूक्रेन का 30% हिस्सा बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। कीव के स्कूल में स्टूडेंट्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद और कोई मशकूक चीज नजर आने पर कॉल करने का नंबर सिखाया जाता है। मेलिटोपोल में अपने घर से फरार होने वाले 12 साल तालिब इल्म आंद्रे कनावोव जंग के बारे में अपने ख्यालात बताते हैं। जंग वो होती है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क की सरजमीन पर कब्जा करना चाहता है। वो बमबारी करते हैं और वहाँ हर तरह की जंगी गाड़ियाँ चलाते हैं। स्कूल की एक टीचर कहती हैं कि बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं, उन्हें ज्यादा तवज्जो और देखभाल की जरूरत है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि बच्चे खामोश या उदास होते हैं। हमारा काम उनके करीब होना है, लेकिन साथ ही हमें अपने तालीमी प्रोग्राम को मौजूदा जंगी हालात के मुताबिक मुसलसल ढालने की जरूरत है। यूनिसेफ के डेमियन रैंस का कहना है कि यूक्रेन में 70 लाख बच्चों में से तकरीबन 40% को अभी तक ज़ाती तौर पर क्लासरूम्स में तालीम तक रसाई नहीं और तकरीबन 15 लाख को ज़हनी सेहत के मसाइल हैं जिनके लिए पेशावाराना मुदाखलत की ज़रूरत है। लिजिया बाकलेट्स की रिपोर्ट के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में मदद के लिए पाकिस्तान ने भी गोला बारूद फराहम किया था, जो कि 2023 में पाकिस्तान से प्राइवेट अमेरिकी कंपनियों ग्लोबल मिलिट्री और नॉर्थरोप ग्रोमन ने $364 मिलियन की एक डील के तहत खरीदा। इस बारे में इसी हफ्ते इस्लामाबाद में रूसी सफीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से बात करते हुए एक बड़ा दावा किया। वो क्या था, ये जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे अली फुरकान मौजूद हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में थी और रूसी सफीर ने यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की सप्लाई के बारे में क्या कहा? जी आतिफ, शुक्रिया। ये जो है रूसी सफीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये यूक्रेन तनाज़े के ऊपर ही थी और ख़ास तौर पे ये बताया गया था सहाफ़ियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि सिर्फ किसी उन्वान के ऊपर जो है वो बात करेंगे यूक्रेन तनाज़े पे और इसी हवाले से ही सवालात लिए जाएंगे और इसके अलावा कोई मौजूद जो है वो ज़ेरे बहस नहीं आएगा। और इसी के मुताबिक की जो वो गुफ्तगू हुई, ये सवाल हमारा ही था, वॉइस ऑफ अमेरिका का, कि जो असले की फराहमी है पाकिस्तान की जानिब से तीसरे मुल्क के जरिए, उसके ऊपर वो कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवा रखी है मॉस्को को और हमारे मुख्तलिफ वफूद के यहाँ पे राब्ते रहे हैं, मुलाकातें रही हैं, वफूद का तबादला होता रहा है। उसमें ये यकीन दहानी करवाई गई कि पाकिस्तान का जो असला है वो किसी तीसरे फ्रीक के जरिए यूक्रेन को फराहम नहीं होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज का भी, उम्मीद का भी इजहार किया कि पाकिस्तान अपने इस जो कमिटमेंट है, ये जो उनकी तरफ से यकीन दहानी है, इसके ऊपर आगे भी अमल करता रहेगा। ये उम्मीद भी जो है वो यूक्रेनी सफीर ने जो जाहिर की। एक और बात भी उन्होंने इस में इजाफा करते हुए कहा कि जो अखबारी इतलात हैं जो असला पाकिस्तान की तरफ से असला फराहमी की, इनकी अभी कुछ तस्दीक सामने जो है वो नहीं आ सकी है। अली, ये तो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन हक़ाइक़ तो इससे मुख्तलिफ हैं। स्टेट बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने असलहा बेचा अमरीकी कंपनियों को, उसके बदले में जो पैसा आया स्टेट बैंक के ज़रिए, उसके भी ट्रेसेस मौजूद हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, फॉरेन ऑफिस या ISPR ने इसके बारे में कुछ कहा है? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक के जो फिगर्स हैं बड़े वाज़ेह अंदाज में बताते हैं कि जो गुज़श्ता साल था उसमें तकरीबन $45 करोड़ की जो असला फराहम किया गया अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें खास किस्म के मार्टर शेल्स हैं जो कि आर्टिलरी गन के जरिए जो है वो फायर किए जाते हैं। इनकी एक बड़ी तादाद जो है वो असला में शामिल है।
یہ تو جو ہے وہ چیزیں موجود ہے ریکارڈ کے اوپر، لیکن اس کے باوجود یہ بار بار جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی وائس آف امریکہ سے جو گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے اس چیز کی کہا تھا، تردید کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسلحہ فراہم نہیں کر رہا ہے. البتہ یہ ہمیں جو ہے وہ مختلف ذرائع سے اس کے اوپر جو بات چیت، کیونکہ ایک بڑی پاکستان میں یہ بحث ہوتی رہی، آفیشلی تو ہمیں اس کی طرح سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بہت سارے سرکاری حکام سے جب ہماری بات چیت ہوتی رہی تو وہ اس بات کی وضاحت جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے رہے کہ یہ ایک جو ہے وہ پہلے سے معاہدہ تھا، پہلے کی کمٹمنٹ تھی جس کو پورا کیا گیا ہے، یا انہوں نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ یہ وہ ویپنز نہیں ہیں جن کے اوپر پابندی ہے عالمی سطح کے اوپر فراہم کرنے میں. تو اس طریقے سے کچھ جو ہے وہ مبہم قسم کی گفتگو جو ہے وہ ضرور کی جاتی، لیکن سرکاری سطح کے اوپر چاہے وہ ہمارا دفتر خارجہ ہے، ہمارے وزیر اعظم کا آفس ہے، یا ISPR ہے فوج کے ترجمان. علی، ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں پاکستان کا دفتر خارجہ اس کو ڈینائی کرتا ہے لیکن ٹریسز موجود ہیں، ٹرانزیکشنز موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گولہ بارود بیچا گیا ہے، مارٹر گولے بیچے گئے ہیں، اور یہاں پہ امریکہ میں جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکہ نے وہ سپلائی کیے ہیں یوکرین کو. ایک طرف ہم دیکھیں خطے کے دوسرے ملکوں کو، جیسے انڈیا ہے، ترکی ہے یا چائنا ہے، انہوں نے ایک نیوٹرل پالیسی اپنائی ہوئی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ پاکستان پہ کیا کوئی دباؤ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس نیوٹرلٹی کو اس طرح سے آ کر بیان نہیں کرتا؟ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ یہ چونکہ اب 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور پاکستان کو خاصی ایک مشکل سی صورتحال یوکرین تنازع کو لے کے چلنی پڑی. چونکہ جب یہ تنازع شروع ہوا تو اس وقت ہی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث آ چکا، کیونکہ جس دن یہ ہوا تھا یوکرین حملہ، ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان ماسکو میں موجود تھے، تو پاکستان اس وقت سے ہی بحث میں آ گیا. تو پاکستان نے ابتدا سے ہی یہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی کہ وہ غیر جانبدار رہے گا، اور اس کو یہ مشکلات جو ہے وہ پاکستان کو مختلف مراحل میں رہی، کیونکہ اس دوران میں تحریک عدم اعتماد بھی آئی. پھر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس دوران میں ایک امریکی مداخلت کا ایک بہت زیادہ چرچا رہا، اور نئی حکومت کو بھی اس حوالے سے مشکلات رہیں. لیکن بہرحال پاکستان نے ایک مجموعی طور پہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کی، اور یہ جو بیانات ہیں جس کو آن نہیں کیا جاتا اس اسلحہ فراہمی کو واضح طور پہ، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ خود کو غیر جانبدار رکھے اور غیر جانبدار ہی ثابت کرے. اور ابھی جو کہ ابتدائی طور پہ ہمیں دیکھا کہ پاکستان کے اوپر کچھ تنقید تھی مغرب کی طرف سے یا روس کی طرف سے، ابتدائی دنوں میں کچھ جو ہے وہ ایسے بیانات آئے تھے، تو ان کو ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ کم ہو گئے. اور حالیہ گزشتہ سال میں نہ صرف روس کے وزیر خارجہ بلکہ یوکرین کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، اور یہاں پہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ دو طرفہ امور کے اوپر بات کی. تو پاکستان کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے، اور یہ جو اسلحہ کی فراہمی کا معاملہ ہے یہ بھی اسی وجہ سے، اسی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر واضح طور پہ سامنے موقف جو ہے وہ نہیں آ سکا ہے. بہت شکریہ علی، آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹس دیں. اور اگر ہم اس کا موازنہ خطے کے دوسرے ملکوں سے کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرف ترکی اور ایران 2 ایسے ملک ہیں جو کہ ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں یوکرین کو، اور روس کو. ایران روس کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، جبکہ ترکی کے ڈرونز یوکرین نے جنگ کے شروع میں بہت زیادہ ان کا استعمال کیا اپنے دفاع کی خاطر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ تفصیلات ہم سے شیئر کی. اپنے ملک پر روسی حملے کا مقابلہ کرنے والے یوکرینیوں کا کہنا ہے کہ شدید لڑائی اور ملک بھر میں روزانہ ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے انہوں نے ان کا جو فوجی مشن ہے اس کے لیے ان کو دفاعی اور مالی امداد کی اشد ضرورت ہے. اور دوسری طرف امریکی کانگریس میں یوکرین کی امداد کا بل التوا کا شکار ہے. دیکھیے یہ رپورٹ. روس کے یوکرین پر حملے کی دوسری برسی سے چند دن پہلے یوکرین نے ڈونیٹسک کے علاقے کے ایک شہر ایودیوکا سے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا. وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے اس اقدام کے لیے امریکی کانگریس کی یوکرین کو اضافی امداد فراہم کرنے میں ناکامی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یوکرینی باشندے بہادری سے لڑ رہے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل کم ہو چکے ہیں. انخلا کے دن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کیا. Do not ask.
यूक्रेन से ये मत पूछें कि जंग कब खत्म होगी, ये आप अपने आप से पूछें कि क्यों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अभी तक उसे जारी रखने के काबिल हैं। कीव में शहरी इस सूरत हाल पर फिक्रमंद हैं और एक तवील जंग के इम्कान के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। फरवरी 2022 में जब रूसी हमला शुरू हुआ तो कीव इंडिपेंडेंट की एडिटर ओल्गा रोडेंको अपने दफ्तर में थी, जबकि उनकी ऑनलाइन इशाअत को अभी सिर्फ चंद महीने ही हुए थे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि यूक्रेन पर हमला सूरज निकलने से पहले शुरू होने वाला है, और ये वो लम्हा था जब ये अचानक हकीकत का रूप धर गया। जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमले के मौके पर अपनी तकरीर खत्म की तो वो तैयार थीं। हमने एक खबर तैयार की जिसमें कहा गया कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, और जब उन्होंने अपनी तकरीर खत्म की तो हमने उसे शाया कर दिया, और उसी वक्त हमने धमाकों की आवाजें सुनी। जंग की 2 साल की मुसलसल कवरेज के बाद द कीव इंडिपेंडेंट यूक्रेन में जमीनी पेशरफ्त की रिपोर्टिंग करने वाली अंग्रेजी जुबान का अहम अखबार बन चुका है। इसका मकसद दुनिया को ये समझने में मदद देना है कि यूक्रेनी किस तरह से लड़ रहे हैं। यहाँ यूक्रेन में रहना और अमरीकी कांग्रेस की यूक्रेन के लिए इमदादी पैकेज के लिए वोट न देने के बारे में आने वाली तमाम खबरों को देखना बहुत मायूस कुन है, क्योंकि उनके लिए शायद ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन हमारे लिए ये हकीकी जिंदगी और हकीकी लोगों के बारे में है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज में एक मेजर व्लादिमीर ओमेलियन ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी हैं। कीव के मरकजी चौक में मौजूद व्लादिमीर ने यूक्रेन की सोच का कुछ यूं अहाता किया। हम हथियारों से लोगों के जरिए बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, और यकीनी तौर पर यह एक किस्म का खुशगवार सफर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये जंग 2-3 हफ्तों में या बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। बदकिस्मती से इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हौसले अब भी बहुत बुलंद हैं। अगर कोई इरादा नहीं है तो कोई कामयाबी नहीं हो सकती, और हमारे मामले में इरादे मजबूत हैं। कीव में लोगों को उम्मीद है कि जंग खत्म होगी। मैं अपनी वालदा और वालिद को देखना चाहता हूँ, वो बैरून मुल्क हैं। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं उनके पास नहीं जा सकता। हम हर रोज हर रात खौफजदा होते हैं। हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, हम पुतिन को रोकना चाहते हैं और अपना इलाका वापस लेना चाहते हैं। ये एक तवील जंग होगी। मुझे खौफ आता है। यूक्रेन बैनुल अक़वामी बरादरी के बगैर इस बड़े दुश्मन से जीत नहीं पाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले यूक्रेन के शहरियों का कहना है कि अगर उन्हें जंग में लड़ने के लिए बुलाया जाता है तो वो इसमें शामिल होंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि वो मुश्तरका जमहूरी इक़दार के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। मर्सलोवा गंगाज़े के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग के बारे में आइंदा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की क्या तरजीहात होनी चाहिए और यूक्रेन को मिलने वाली आलमी इमदाद में कमी से ये जंग क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की उर्दू और हिंदी ज़बानों के लिए तर्जुमान मार्गरेट मैक्लॉड। मार्गरेट, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। एक तरफ कांग्रेस एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर जा चुकी है, यूक्रेन, इसराइल और ताइवान की इमदाद का बिल आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट शटडाउन की भी बाज़गश्त हो रही है वाशिंगटन में। कैसे देख रही है बाइडेन इंतजामिया इस मामले को? देखिए, अमेरिकी कांग्रेस एक दूसरा सरकारी शक है और मैं उनकी अंदरूनी बहस के बारे में तफसीली में बात नहीं कर सकती, लेकिन इतना ही कह सकती हूँ कि बाइडेन इंतज़ामिया यूक्रेन का क्या क्या ज़रूरतें समझा रहे हैं और हम यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े रहते हैं। मार्गरेट, मुबस्सरीन के मुताबिक अगर यूक्रेन को बर वक्त माली और दिफाई इमदाद नहीं मिलती तो वो महज दिफाई हिकमत अमली पर मजबूर हो जाएगा और रूस उसके मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए इसका क्या मतलब होगा? देखिए, अगर हम सदर पुतिन के क्या क्या मकसद की वजह से यूक्रेन पर हमला किया उसके बारे में ज़रा सोचें। उन्होंने यूक्रेन को अपना करना था, उन्हें नेटो को कमज़ोर करना था, उन्हें रूस को और इज़्ज़त मिलने के लिए किया, लेकिन ये तीनों मकसद नाकाम हो गए।
यूक्रेन की हिम्मत और आज़ाद पसंद पूरी दुनिया को दिखाई गई। नेटो और मजबूत हो गए और रकन भी मेंबर हो गए और रूस दुनिया भर आइसोलेटेड हो गए। अभी अक़वाम मुत्तहिदा में 4 बार 140 ममालिक रूस के जुल्माना के खिलाफ वोट किया और हम हिम्मतवार यूक्रेनी लोगों के कुर्बान रिकग्नाइज करना है। वो अपनी आज़ादी, अपनी अक़वाम, अपनी शनाख्ती के लिए ला रहे हैं। राइट मार्गरेट, अगर आप अपने कैमरा के लेंस में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक आप स्क्रीन पर देख रही हैं। अमेरिका और यूरोप ने अब तक रूस पर जो पाबंदियां लगाई हैं, आपके ख्याल में उनसे क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं? काफ़ी फ़वाइद हैं। अगर हम 2 साल पहले रूस के इक़्तिसादियात के बढ़ाने की तवक्को देखें, उससे 5% कम है और सैकड़ों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस रूस से भागा। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रूस वो अवॉइड करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसलिए अमेरिका और हमारे इत्तेहादियों के साथ और पाबंदी लगाने का ऐलान करने वाले हैं। मार्गरेट, क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आज जिन पाबंदियों का ऐलान करने वाला है अमेरिका, ये पाबंदियां किस किस्म की हैं और इससे क्या नताइज हासिल होंगे? मैं उसकी तफसील ऐलान से पहले नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ही कह सकती हूँ कि ये पाबंदी वो तंजीम और अफरादों पर हो जो यूक्रेन के जंग सपोर्ट कर रहे हैं। रूसी सफ़ीर ने अब से कुछ देर पहले, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अली फुरकान से बात कर रहे थे, उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि पाकिस्तान ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तानी गोला बारूद रूस पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। क्या अब अमरीकी कंपनियां पाकिस्तानी असलहा नहीं खरीदेंगी? देखिए, कौन किस किस्म के हथियार किसको भेजना, ये हर एक मुल्क का अपना फैसला है। अमेरिका से नुक्ते नज़र से देखें तो ये हम समझते हैं कि यूक्रेन का सहारा करना एक अच्छी बात है। और अगर हम हथियार के बारे में बात करें, अभी रूस शुमाली कोरिया और ईरान से खरीद कर यूक्रेनी लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये आलमी बरादरी का मेजॉरिटी राय का एक मिसाल है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा 140 ममालिक रूस की जुल्माना के खिलाफ वोट किया और आम ममालिक रूस को हथियार नहीं बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मौसूम यूक्रेनी लोगों पर इस्तेमाल हो जाए। आखिर में ये बताइएगा मार्गरेट कि ग्लोबल साउथ ये कहता है कि रूस के यूक्रेन पर हमले और उसके नतीजे में आम शहरियों की हलाकतों पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त था, लेकिन जब इसराइल के गज़ा पर हमले और वहाँ होने वाले आम शहरियों की हलाकतों को देखा जाता है तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल वैसा नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये दोनों सूरत हाल काफ़ी अलग है, इसलिए हमारा जवाब भी अलग है और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मशरक़ गुस्सा के बारे में और तफसील में हम बात कर सकें। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि हम ऐसी अर्जी जंग बंदी चाहते हैं जिसमें तमाम यरगमालियों की रिहाई मिल सके, ज़रूरी इंसानी इमदाद पहुँचा सके और सस्टेनेबल अमन की बातचीत शुरू हो सके, जिसमें फ़लस्तीनी लोगों और इजरायली लोगों दोनों हिफाजत और वक़ार से जी सके। मार्गरेट मैक्लॉड, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।